हेलो गाइस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसका बेसिक आइडिया ले लिया है, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होती है और कैसे केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब सीखा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और रिएक्शंस में वो कैसे वैलिड होता है या इनवैलिड होता है वो देखा, और बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये सब भी हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। और उसके बाद हमने ये देख रखा था कि कोई भी जो रिएक्शन है उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है हमने, तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है बहुत इजी था और मैंने हिंट भी दे दी थी, मेरे ख्याल से सब लोगों ने कर लिया होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो इस लेक्चर में हम वो केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और इन डिफरेंट टाइप्स के बाद हम कुछ ऐसे फिनोमिनाज भी देखेंगे जो कि इन रिएक्शंस की मदद से हो रहे हैं। तो सारे के सारी जो नई रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, वो हम कुछ एक्टिविटीज़ की मदद से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव लर्नड इन क्लास नाइन्थ we have learned in class ninth. during a chemical reactions during a chemical reactions atom of one element do not change into those of another element। हमने क्लास नाइन्थ में ये सीखा था कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम जो किसी भी एलिमेंट का है वो चेंज नहीं होता है दूसरे एलिमेंट में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। नॉर डू द एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही जो एटम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं मिक्सचर में से, रिएक्शन मिक्सचर में से, ना ही कहीं और अपीयर हो जाते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें ब्रेकिंग, बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। जो बॉन्ड्स बनते हैं और बिगड़ते हैं वो दो एटम्स के बीच में ही बनते और बिगड़ते हैं और नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं। you will study about types of bonds formed between atoms। आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जो कि एटम्स के बीच में बनते हैं इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में जब आप पहुंचेंगे तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एटम्स के बीच में बनते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होती है उसको हम देखते हैं एक्टिविटी 1.4 की मदद से। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। एक स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जिसे क्विकलाइम कहा जाता है उसे एक बीकर में लें। तो हम एक बीकर में स्मॉल अमाउंट में जो क्विकलाइम है या फिर जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसको ले लेंगे। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। स्लोली धीरे धीरे उसमें पानी को ऐड करेंगे। टच द बीकर। फिर उसके बाद हमें बीकर को टच करना है एज सॉन इन फिगर 1.3, जैसा कि फिगर 1.3 में हमें दिखाया गया है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। क्या आपको तापमान में कोई चेंज दिखाई दिया। तो इस एक्टिविटी को हम करके देखते हैं। हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस क्विकलाइम के डाल दिए। तो जब हम क्विकलाइम को डालते हैं इसमें इस बीकर में और उसके बाद उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं, और उसके बाद हमें थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमने बीकर को टच करके देखना है। तो जब हम बीकर को टच करके देखेंगे तो हमें जो ये बीकर है ये हॉट दिखाई देगा। मतलब हमें जो ये बीकर है, बीकर सीम्स टू बी हॉट, सीम्स टू बी हॉट। जो बीकर है हमें थोड़ा थोड़ा गर्म लगता है। तो इससे पता चलता है कि जब ये रिएक्शन होती है जो कि हमारी एक्टिविटी 1.4 में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, और जो हीट इवॉल्व हो रही है उसी की वजह से हम जब हम बीकर को टच करते हैं तो वो बीकर गर्म दिख रहा है। तो इसमें हमें एक चीज़ ये नोट करनी है, जो क्विक लाइम है,
क्विक लाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। तो जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। तो क्विक लाइम को लेंगे और उसके ऊपर वाटर डाल देंगे। जब वाटर डालेंगे तो हीट निकलेगी, और वो हीट हमें कैसे पता चलेगी, जब हम उस बीकर को टच करेंगे तो बीकर हमें क्या दिखाई देगा, हॉट। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वैगोरसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही तीव्रता से पानी के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, और क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम, और बना देता है स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ट लाइम को ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो हमने दो चीज़ें सीख ली हैं। एक चीज़ तो ये सीख लिया कि जो क्विक लाइम होता है उससे हम कैल्शियम ऑक्साइड से क्विक लाइम बोलते हैं, और सेकंड चीज़ हमने ये सीख ली कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वैगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो बहुत तीव्रता से पानी के साथ रिएक्ट करता है और स्लेक्ड लाइम बना देता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और रिलीज़ कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि बहुत भारी मात्रा में हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है या रिलीज़ करता है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में कुछ हीट भी निकलती है, प्लस हीट। और ये हीट होती है यही हमें फील होती है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो हमारी पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हमारी इस तरह कंप्लीट हो चुकी है। हम समझ चुके हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और more than two reactants combine to form a single product, to form a single product, then the reaction is known as combination reaction। combination reaction इट मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होंगे आपस में कंबाइन करेंगे लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। दो या तीन भी हो सकते हैं या चार भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए और उन्हें आपस में कंबाइन करना है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि इधर पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, ये हमारा एक रिएक्टेंट हो गया, और वाटर ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो गया। ये साथ में मिलके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इधर पे हीट इवॉल्व हो रखी है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम वो आगे देखेंगे, जिनमें हीट इवॉल्व होती है। So, a solution of slaked lime produced in reaction 1.13 is used for white washing। जो स्लेक्ड लाइम हमारी रिएक्शन 1.13 में बन रहा है वो वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइट वॉश मीन्स दीवारों में जो चूना लगाते हैं, पेंट होता है, उसे वाइट वॉशिंग कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन था स्लेक्ड लाइम का, जो रिएक्शन 1.13 में बन रखा था, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो वाइट वॉशिंग के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा स्लेक्ड लाइम है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं,
वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। और जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम दीवारों में पोतते हैं, वो एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और जो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारी 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 वॉल को एक शाइनी अपीयरेंस देता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 या 3 दिन के बाद ही बनता है ऑफ वाइट वॉशिंग के बाद, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश, और एक शाइनी फिनिश देता है टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अ केमिकल फार्मूला फॉर द मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ये भी इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो केमिकल फार्मूला है मार्बल का वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही फार्मूला है। मीन्स जो मार्बल का फार्मूला है, इस बात को नोट करना क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो मार्बल का फार्मूला होता है वो भी CaCO3 होता है। और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये क्या होता है, क्विक लाइन। जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। और जब ये स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेक्ड लाइम बनाता है, और जो स्लेक्ड लाइम होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उससे कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि 2 से 3 दिन के बाद होता है। और ये हमारी हमारी वॉल को एक शाइनी अपीयरेंस देता है, एक शाइनी लुक देता है। तो ये चीज़ भी हमने देख ली। तो जो ये रिएक्शन है हमारी CO2 के साथ, वो CaCO3 और साथ में H2O भी बनता है, साथ में H2O भी बनता है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करता है। और इधर पे हम एक चीज़ और नोट करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी थी। इधर पे बुक में कंडीशन नहीं, जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको भी स्पेसिफाई करा गया है। जो सॉलिड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा एक्वस फॉर्म में है, तो बगल में हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है। तो जो ये एक्वस लिखा हुआ है ये दर्शा रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इधर पे एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, मीन्स वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर से मिल रखी है, तो इधर पे क्या लिख रखा है, बगल में गैस लिख रखा है, G फॉर गैस। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है। वो किस फॉर्म में निकल रहा है, सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके बगल में H लिखा है और साथ में H2O बन रहा है, जिसको कि L से डिनोट किया गया है। मीन जो H2O बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स को। एग्जांपल नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट। तो जो भी कंबशन रिएक्शन होती है, जो कि बर्निंग ऑफ कोल, जब भी कोयला जलता है, कोयला कार्बन होता है, तो कोयले का जो फॉर्मूला होता है वो कार्बन का ही फॉर्मूला होता है। ये सी है, सी किसके लिए है, कोल के लिए है। और जो ये ऑक्सीजन है हमारी एयर से मिलती है जब भी हम कोयले को जलाते हैं। इसलिए तो जो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होती, जब तक कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, तब तक वो जलती ही नहीं है। तो जब कोल बर्न करता है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है और बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोयला जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जो कि गैसियस फॉर्म में है मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो बना देते हैं 2 मॉलिक्यूल H2O के जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस में हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इधर पे 2 प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इधर पे भी 2
रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जब भी दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जो कि एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं और बना देते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। एक्टिविटी 1.4 में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली थी। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और इसी की वजह से हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर था वो गर्म हो गया था, जिसकी वजह से हमने जब बीकर को टच किया था तो वो गर्म महसूस हुआ था। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reactions। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, उनमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसमें जो मीथेन होती है, जो नेचुरल गैस का कंपोजिशन होता है उसमें मीथेन भी पाई जाती है। तो जो मीथेन होता है वो एक मेन कंपोजिशंस में से होता है नेचुरल गैस का। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। तो जो ये रिएक्शन है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, इसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जब भी नेचुरल गैस बर्न कर रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज़ बर्न करती है, तो नेचुरल गैस भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेगी। तो ये फॉर्म कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि इस वाली रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, नॉट कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन है ये, कॉम्बिनेशन भी नहीं है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन एक कंबसन रिएक्शन है जिसमें कि हीट इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जो ये रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। इसलिए जो हमारी एक्टिविटी 1.4 सिलेक्ट लाइम वाली, जिसमें हमारा सिलेक्ट लाइम बनता था, वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी थी। लेकिन इस बार ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन ज़रूरी नहीं है वो अगर एक्सोथर्मिक हो तो वो कॉम्बिनेशन हो। जरूर ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो हो लेकिन कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। वट डू यू नो डेट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो क्या आपको पता है जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो रेस्पिरेशन का मतलब होता है, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे या फिर शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेशन है ये कौन सी प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into energy with the help of oxygen, with the help of oxygen in living beings। तो जब भी रेस्पिरेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है एनर्जी में। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। किसमें? लिविंग बींग्स में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसी को तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं,
क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी है। तो हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो जो वो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में हो सकती है या फिर वर्क के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को। लेकिन जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो ग्लूकोज टूटता है एनर्जी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। सांस अंदर और बाहर को लेना उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के अंदर होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो वो हमारी लंग्स में जाती है, और जो लंग्स में हमारी एल्वियोलाइज होती हैं वो उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड तक पहुंचाती हैं, और जो ब्लड होता है उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो जब वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचती है तो जो वहाँ मौजूद ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और जो हमारा जो हमारे जो एनर्जी गिविंग, जितनी भी हमारी एनर्जी गिविंग वाले अंदर मटेरियल्स हैं वो उस टाइम उस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के बाद हमें एनर्जी देंगे, और उसी एनर्जी का यूज करके हम सारा का सारा वर्क करेंगे और हमारी बॉडी में हीट रिलीज होगी, जिसकी मदद से हमारी बॉडी गर्म रहेगी। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस, रेस्पिरेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमें पता चल गया कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी नीड दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें ये एनर्जी मिलती है उस भोजन से जिसे हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के दौरान, पाचन के दौरान भोजन टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में। फॉर एग्जाम्पल राइस, पटेटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि राइस, पटेटो, चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। इन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज बनाया जाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स, सेल्स के अंदर ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही बात जो मैंने अभी बताई, ठीक है। कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये टूटते हैं और ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ सेल्स के अंदर हमारी बॉडी के, और हमें एनर्जी को प्रदान करता है। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो ये रिएक्शन होती है इसका एक स्पेशल नाम है जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। एक ऐसी प्रोसेस जिसके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन है इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन एनर्जी जो प्रोवाइड होती है, जिस स्टेप में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उस दौरान जो रिएक्शन हो रही होती है वो रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखते हैं हम। ग्लूकोज जो हमारी सेल्स के अंदर होता है, जो कि हमें अपने भोजन से मिलता है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जो कि ब्लड लेके आता है जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ये हमें दे देता है CO2, जिसको कि हम एक्सहेल करते हैं, बाहर हम CO2 को छोड़ते हैं, प्लस 6H2O। और 6 मॉलिक्यूल H2O के देता है, जो कि फिर से हमारे सेल में या ब्लड में घुल जाता है वाटर, क्योंकि हमारी तो पूरी बॉडी की 70-80% कंपोजिशन वाटर का ही है। और साथ में हमें एनर्जी भी दे देता है, जो कि हमारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत नेसेसरी है। बिकॉज क्योंकि बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो हमारा ब्रेन सोचता है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है सोचने के लिए भी। अगर हम दिन भर बिस्तर में ही पड़े रहें उसके बाद भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम कंजम्पशन है एनर्जी का वो हमारा डाइजेशन और हमारा ब्रेन ही यूज करता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, मीन्स बायोडिग्रेडेबल जो मैटर है, जैसे सड़ी हुई सब्जी या फिर बचा हुआ खाना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कंपोस्ट या फिर खाद बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो चीज़ें सड़ जाती हैं, और जब वो सड़ती हैं तो कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट मीन्स खाद बन जाती है। और ये जो रिएक्शन है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा
तो जो सबसे मेन खाद होती है इंडिया में, जो आमतौर पर जो किसान यूज करते हैं, वो होता है गोबर। जब हम गोबर में बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह मिला देते हैं और दुनिया भर की चीज़ों चीज़ों को उसमें सड़ा के गला देते हैं ताकि उसको हम खेत पे यूज कर पाएँ, तो जब ये हम उन चीज़ों को सड़ा रहे होते हैं तो कभी नोटिस करना कि अंदर अंदर जब जो वो खाद होती है हमारी, उसको कभी हम टच करते हैं, उस जो मिक्सचर होता है, जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, क्योंकि उसे हमें खेत में डालना होता है ताकि फसल अच्छी हो। ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कंपोस्ट खाद यूज होती है गाय के गोबर की, जिसमें कि हम सड़ी गली पत्तियाँ और ये सारी चीज़ों को गलाते हैं, कभी हम उसे टच करेंगे तो वो थोड़ा गर्म हमें महसूस होता है। तो जब हम उसको महसूस करते हैं तो गर्म होता है, इसका मतलब वो जिस रिएक्शन से बन रही है जो खाद है, वो जिस रिएक्शन से बन रही है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। जो एक्टिविटी 1.1 थी उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सी रिएक्शन हुई थी। तो सबसे पहले तो हम याद करते हैं एक्टिविटी 1.1 कौन सी थी। तो जो एक्टिविटी 1.1 थी, हमारी मैग्नीशियम रिबन के जलने वाली एक्टिविटी थी ना, जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन जलता था एक वाइट डेजिलिंग ब्रिलियंस के साथ। तो जो मैग्नीशियम रिबन जब जलता था तो उस टाइम पे जो रिएक्शन थी उसका टाइप कौन सा था। चलो देखते हैं, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे मैच करता है। वो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। तो जो एक्टिविटी 1.1 में जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो समझ आया। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका टाइप मैग्नीशियम रिबन का जलना भी उसका एक टाइप है। और जो हमारा कोल है, जब वो जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 निकलती है। तो जब CO2 निकलती है तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस बीच हमने ये पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब कोल बर्न करता है तो उस दौरान हीट निकलती है, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है उन रिएक्शन को तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है ना। और जो हमारा खाद बनना होता है, ठीक है, जो हमारा खाद बनने वाली जो प्रोसेस होती है, वेजिटेबल मैटर जिससे हम कंपोस्ट को बनाते हैं, वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और क्यों होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वेयर हीट इज गिवन आउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। और जो इक्वेशन 1.1 थी मैग्नीशियम रिबन के जलने की, उस दौरान जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तो बहुत सारी हीट भी इवॉल्व हो रही थी, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बहुत सारी हीट भी इवॉल्व हो ही रही होगी, तभी तो वो जल रहा है। जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो हीट तो निकलेगी ही निकलेगी। तो जो मैग्नीशियम रिबन का जलना है, ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई कि नहीं। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इजी रिएक्शन है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इधर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है आओ इसे समझते हैं एक्टिविटी 1.5 की मदद से। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। करीबन 2 ग्राम फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लेना है हमने।
टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर सिर्फ 2 ग्राम फेरस सल्फेट को हमें लेना है, और वो जो फेरस सल्फेट है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं उनके कलर को नोट करो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। और जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको फिर हमने हीट कर देना है एक बर्नर के ऊपर रख के या फिर एक स्पिरिट लैंप के ऊपर रख के, एज सोन इन फिगर 1.4, जैसा कि फिगर 1.4 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। और ऑब्जर्व करो क्रिस्टल्स का कलर हीट करने के बाद। यू हैव नोटिस दैट द ग्रीन कलर्स ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड। आप ये नोटिस करोगे कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का वो चेंज हो गया है जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाला, और उसके बाद वो जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसको हमने हीट कर दिया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप स्मेल भी कर सकते हो एक एक गंध को जो कि बर्निंग सल्फर की है। सल्फर के बर्न होने पे जो गंध निकलती है वैसी ही गंध इस दौरान भी निकलती है। तो जो एक्टिविटी 1.5 थी, एक्टिविटी 1.5 में हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए। वो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में रखा। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को हमने हीट किया एक बर्नर या फिर एक स्पिरिट लैंप के ऊपर रखकर। तो जब हमने उसको बर्न किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर था वो चेंज हो गया, और हमने एक अजीब सी गंध भी महसूस करी जो कि सल्फ़र के जलने की गंध थी। तो इस रिएक्शन के दौरान जो फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको जब हम हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 मीन्स फेरिक ऑक्साइड, जो आयरन की ऑक्साइड है Fe2O3 वो बनती है, और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस भी बनती है। ठीक है, तो इधर पे दो गैसेस बन रही है, इधर पे दो गैसेस बन रही है, और एक सॉलिड फॉर्म में Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बन रहा है जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। और ये कब बन रहा है? जब फेरस सल्फेट डिकम्पोज कर रहा है। तो इस रिएक्शन की एक खास बात यह है कि इधर पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि फेरस सल्फेट है, जब ये डिकम्पोज होता है या टूटता है और कितने प्रोडक्ट बनाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट हो गई ना। उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए और प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, और इधर पे रिएक्टेंट एक होना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो इधर पे हम देखते हैं कि जो करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेल ऑर्डर। ठीक है, तो जो ये करेक्ट वे है ये है कि हमें ये कैसे करना है। ठीक है, तो जब इधर पे फ्यूम्स आ रही होंगी, ये फ्यूम्स उड़ रही हैं, तो जब ये फ्यूम्स उड़ रही हैं तो अपनी हाथ से हमें अपनी नाक की तरफ को लाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेफ्टिंग एस जेंटली टूवर्ड्स द नोज, अपनी नोज की तरफ हमें इसको अपने हाथ से पुश करके लाना है। और ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में यू कैन ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डेट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है और दे देता है ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रेक कर लेता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे देता है जो कि थोड़े सिंपलर होते हैं। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O, जो कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है, और जो ये 0.7H2O लिख रखा है FeSO4.7H2O, ये जो 7H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसलिए जो फेरस सल्फेट है इधर पे 0.7H2O लिख रखा है, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जो FeSO4 है तो है, ठीक है। बस आपको याद कर लेना कि FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं। और पॉइंट जो 7H2O लगा रखा है, इसका क्या मतलब है ये पता चलेगा जब एसिड बेसिस और सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे। टू लूज़ वाटर, और जो ये वाटर 7H2O है ये लूज़ कर देता है जब इसको हम बर्न करते हैं व्हेन हीटेड, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, और जो क्रिस्टल्स का कलर है जो कि इनिशियली ग्रीन कलर के थे वो चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, और ये चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो कि हमने ऊपर रिएक्शन में देख लिया। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है, वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो गैसेज हैं। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप है। और ये टाइप किसके अंदर लाई करता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम नीचे जो लिख रखी है इसको देखते हैं। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हीट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं या फिर मार्बल भी इसी को कहते हैं हम। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है या मार्बल कहा जाता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्विक लाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये हमसे कह रहा है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है उसी को हम लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस है। वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एक इसका यूज है कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ में आता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी की जाती है हीट करके, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, और अगर वो डिकम्पोजिशन हीट देने के बाद होता है तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए होती है टूटने के लिए, सिंपलर प्रोडक्ट्स टूटने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और स्पेशल नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पर हमें हीट चाहिए होती है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी की जाती है हीट देकर तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो ये है ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। एक दूसरा एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये दिया गया है एक्टिविटी 1.6 में। तो आओ एक्टिविटी 1.6 को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। एक्टिविटी 1.6 को देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। करीब 2 ग्राम लेड नाइट्रेट के पाउडर को लो इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। तो जो ये बॉइलिंग ट्यूब है इसके अंदर जो लेड नाइट्रेट है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। तो जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको टोंग्स मीन्स जो चिमटा होता है उसको हम यूज करते हैं एक बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ने के लिए। वो हमें टोंग्स कहा जाता है, उसको हम टोंग बोलते हैं। तो उस चिमटे से हमें बॉइलिंग ट्यूब को बहुत ही ध्यान से पकड़ लेना है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, नोट करो अगर कोई चेंज हो रहा है। तो जब आप लैब में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर लेड नाइट्रेट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लेना है। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को टोंग्स से पकड़ के, पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ के एक बर्नर के ऊपर रखना है और देखना है कि क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आपको ऑब्जर्व होगा कि कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल लिए हैं। तो जो ये फ्यूम्स हैं, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स इस टेस्ट ट्यूब के बाहर निकल लिए हैं। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो ये फ्यूम्स निकल लिए हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स हैं। ये NO2 की फ्यूम्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स हैं। तो इधर पे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं या ये भी रिमेंबर कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कब बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तब बनती है जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज करता है, और जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज करता है तो जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ही होती हैं। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है कि जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 का ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो इधर पे हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज होके हमें एक प्रोडक्ट तो ये दे रहा है और दूसरा प्रोडक्ट ये दे रहा है। तो सिंगल रिएक्टेंट मिलके हमें कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है, 2 प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि इधर पे हमने हीट दे रखी है तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम थर्मल मीन्स, इधर पे हमने टेम्परेचर दे रखा है तो थर्मल मीन्स होता है हीट। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज शोन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। चलो हम परफॉर्म करते हैं कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो कि एक्टिविटी 1.7 और 1.8 में है। तो अब हम 2 एक्टिविटीज़ और करेंगे जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप होंगे। तो पहली एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जो कि एक्टिविटी 1.7 है। अभी तक हम 6 एक्टिविटीज़ को कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 6 की 6 याद ही होंगी क्योंकि सारी की सारी तो ईजी हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लो, ड्रिल 2 होल्स एट इट एंड्स, और इसके जो एंड्स हैं इधर पे 2 होल कर दो। बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स ऑन दीज होल्स, और जो इसके बेस में 2 होल्स कर रखे हैं इधर पे रबर के स्टॉपर्स लगा दो जिससे कि पानी गिरे ना। ठीक है, इंसर्ट द कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर, और इन रबर्स के ऊपर कार्बन की इलेक्ट्रोड्स को चिपका दो। जो ये कार्बन की इलेक्ट्रोड्स हैं इनको चिपका देना है हमें रबर के ऊपर। जो रबर के स्टॉपर्स हैं जो कि पानी को लीक होने से क्या करेंगे, बचाएंगे अगर हम उस मग में कोई पानी डालेंगे तो। इधर पे ये मग हमारा बीकर का काम करेगा एज शोन इन फिगर 1.6, जैसा कि फिगर 1.6 में दिखाया गया है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये जो इलेक्ट्रोड है हमारी कार्बन की जो रॉड्स हैं, इस रॉड को हमें एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जब हम कार्बन की रॉड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो अब ये रॉड्स रॉड्स नहीं रहती, अब हम इनको एक स्पेशल नाम दे देते हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स होता है। तो जब भी कार्बन की रॉड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाती हैं, इलेक्ट्रोड्स बन जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिल द मग विथ वाटर, अब हमें जो मग है उसको पानी से भर लेना है। सच डेट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज, ऐसे कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पानी के अंदर डूब जाएं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद हमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उसके ऊपर पौर कर देनी है। ठीक है, टू द वाटर, उस मग्गे में जो पानी डाला है जिसके अंदर की कार्बन की इलेक्ट्रोड्स इमर्स हो रखी हैं उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, और 2 टेस्ट ट्यूब को लेना है और उनमें भी पानी भर देना है। एंड इन्वर्ट दैम इनटू द कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और कार्बन इलेक्ट्रोड्स में उल्टा करके उन्हें डाल देना है। तो कार्बन इलेक्ट्रोड जो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं ये और ये टेस्ट ट्यूब है, उन्हें उल्टा करके हमें उधर पे
जो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स हैं उनको ढक देना है, ठीक है। तो स्विच द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब स्विच को ऑन कर देना है और कुछ देर तक जो हमने एपरेटस बना रखा है, मग्गा वगैरह लगा के, कार्बन की इलेक्ट्रोड लगा के, बैटरी लगा के 6 वोल्ट की, अब इसको हमें स्विच ऑन करना है और थोड़ी देर छोड़ के तमाशा देखना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल। आप ऑब्जर्व करोगी कि जो बबल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के चारों ओर कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है। और जो ये बबल्स हैं इनका जो फॉर्मेशन हो रखा है चारों ओर, वो हमें ऑब्जर्व होगा कि चारों ओर कुछ ना कुछ बबल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो अब ये बबल्स किसके हैं और क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल हैं वाटर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, मीन्स वाटर का लेवल पहले इतना था, तो वाटर का जो लेवल था इनिशियली इतना था। तो जब ये एयर के बबल्स हैं जो कि दोनों इलेक्ट्रोड के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, जब ये इधर से इधर आएंगे तो इधर पे जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हवा की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगी, और जो इसका लेवल है, वाटर का लेवल है, वो तो नीचे जाना चाहिए यानी कॉमन सेंस से बताओ, जब इधर पे एयर ज़्यादा हो जा रही है तो वो वाटर को नीचे पुश करेगी। तो जो ये टेस्ट ट्यूब है ये क्या हो जाएगा, पानी का लेवल नीचे को जाना चाहिए, ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है। इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या जो वॉल्यूम है गैस का कलेक्ट हो रहा है जो दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या जो गैस का वॉल्यूम है जो कलेक्ट हो रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या वो सेम है, या फिर एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और एक में कम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर पे वॉल्यूम कम है और इधर पे ज़्यादा है। तो आओ इसे देखते हैं। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज, जब टेस्ट ट्यूब फिल कर लेते हैं हम गैसेस से जो कि इवॉल्व हो रही हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, रिमूव दैन केयरफुली। उन जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको केयरफुली रिमूव करो। द टेस्ट द गैसेस वन बाय वन, और इन गैसेस को एक एक करके टेस्ट करो कि इनके अंदर जो गैस आखिर भर रखी थी वो थी कौन सी। बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल्स, जो बर्निंग कैंडल्स हैं उनको उन टेस्ट ट्यूब के पास लाके क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। माउस के जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ को, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है जब हम इसे निकाल ले हैं तो नीचे से हम इसको ऐसे कवर कर देंगे और उसके बाद उस मग में से ऐसे निकाल के ऐसे रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जेंटली उसे रिमूव करेंगे और पास में जो कैंडल है उस कैंडल को पास में लाएंगे, और जब उससे गैस निकलेगी तो उस गैस को उस कैंडल से बर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें वार्निंग ये दे रखी है कि द स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ टीचर को ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर इसे करेंगे तो थोड़ी गलती कर सकते हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, क्या होता है इन दोनों केसेस पे। एक बार एक टेस्ट ट्यूब को निकाला क्योंकि उसके अंदर गैस थी, और दूसरी बार दूसरी टेस्ट ट्यूब को निकाला और देखा कि उसके अंदर कोई और गैस थी। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, तो दोनों केसेस में क्या होता है, तो ये हम देखते हैं। विच गैस इज प्रजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस प्रजेंट है दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन थी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 1.8 करते हैं। तो जो ये एक्टिविटी है ये तो समझ आ गया ना, कि एक हमने मग्गा लिया, उस मग्गे में 2 होल किए और 2 रबर के स्टॉपर लगा दिए, जहाँ पर होल कर रखा उधर पे कवर करने के लिए 2 रबर के स्टॉपर लगा दिए, ताकि जो होल कर रखे हैं उससे पानी लीक ना हो जाए, इसलिए रबर के स्टॉपर्स लगाए। और उन 2 रबर के स्टॉपर्स से हमने कनेक्ट कर दी 2 कार्बन की रॉड्स, और जो कार्बन की रॉड्स हमने कनेक्ट करी हैं, अब उन रॉड्स को हमने एक बैटरी की मदद से कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी की मदद से।
तो जो 6 वोल्ट की बैटरी है उसकी मदद से जब हमने उसे कनेक्ट किया तो अब हम उसे इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं। तो जो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब को उन कार्बन की जो इलेक्ट्रोड्स हैं उधर पे डिप कर दिया, तो उनको कवर कर दिया इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट ट्यूब से। अब हमने बैटरी को ऑन कर दिया और 5-10 मिनट के लिए हम उसको छोड़ के चले गए ताकि जो ऑब्जर्वेशंस थी हम उन ऑब्जर्वेशंस को देखें और हम ये देख पाएँ कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस का वॉल्यूम है वो सेम है या डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें कौन कौन सी अलग अलग गैसेज हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि दोनों की दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैस होगा या नहीं होगा। तो जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जो हमारी एक इलेक्ट्रोड होगी उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, जबकि जो दूसरी इलेक्ट्रोड होगी उसमें ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी। जो हाइड्रोजन गैस जब टेस्ट ट्यूब से निकलेगी, जैसे ये वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये एनोड है। तो जो एनोड होगी उसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट होती है। ठीक है, तो इधर पे थोड़ी मिस्टेक करी मैंने। जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैथोड पे कलेक्ट होगी और जो ऑक्सीजन गैस होगी वो एनोड पे कलेक्ट होगी, क्योंकि जो एनोड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो एनोड होती है उसका पॉजिटिव साइन होता है। उसका क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो बैटरी का, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एनोड से कनेक्टेड होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्टेड होता है। तो जो कैथोड होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है और इसको हम बर्न करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं तो एक पॉप साउंड निकलती है। क्या निकलती है, पॉप साउंड निकलती है। तो जब ये हम कैंडल को पास लाते हैं और बर्न करते हैं तो पॉप साउंड निकलती है, और जब हम ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो पॉप साउंड नहीं निकलती है, नो पॉप साउंड, और पॉप साउंड नहीं निकलती है। तो एक बार हमारी पॉप साउंड निकलती है, एक बार नहीं निकलती है। तो मैंने कल बताया था कि जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो पॉप साउंड निकलती है। तो हम बता देंगे कि जो कैथोड पे गैस निकल रखी है वो हाइड्रोजन और एनोड पे जो गैस निकल रखी है वो ऑक्सीजन गैस है। क्या इनका डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम होगा? हाँ, इनका डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम होगा, क्योंकि जब भी ये रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलिसिस की ये रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन के अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ऑक्सीजन के अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एक और चीज़, मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ये सिर्फ 10th क्लास के स्टैंडर्ड से इतना ही है। जो क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस कोई ये हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है। ठीक है, जब हम क्लास 12th में पहुंचते हैं एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस एक पूरा टॉपिक होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस में उधर पे फैराडेज के लॉज होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और जो वो लॉज होते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है हमारा, उस इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत अलग अलग प्रोसेस होती हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से होता है, और जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं वो अलग तरीके से होता है, और जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो रिएक्शंस होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अगर हम इसकी जगह डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो जो प्रोडक्ट होते, प्रोडक्ट कुछ और हो सकते थे। अगर हम डाइल्यूट लेंगे तो कुछ और होगा। ठीक है, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे बिना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले ही, तो तब क्या कंडीशन होंगी, और अगर हम दूसरी चीज़ों को डालें उसमें तो तब क्या कंडीशन होंगी। एंटायरली डिफरेंट कंडीशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जब हम रिएक्शन कंडीशंस देते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो छोटा मोटा टॉपिक है नहीं। हमने इस एक्टिविटी से बस ये सीखा कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है वो थोड़ी ज़्यादा है और ऑक्सीजन की वॉल्यूम है वो थोड़ी कम है। ठीक है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम थोड़ी सी कम है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो वॉल्यूम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब
ये रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होता है वाटर का सल्फ्यूरिक एसिड डालकर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो उस दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या इक्वल इक्वल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं? तो हम कहेंगे कि इक्वल मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते हैं, क्योंकि इक्वल, अगर इक्वल वॉल्यूम नहीं है तो इक्वल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, जब वो रिएक्शन हो रही होगी। तो एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिर्फ 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेना है इस बार हमने इन अ चाइना डिश, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी में हमें लेना है। मीन्स जो लैब में जो छोटी छोटी डिशेज, मीन्स छोटी छोटी पतली पतली प्लेट्स टाइप की होती हैं, वो उन जो प्लेट्स होती हैं उनको चाइना डिश कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इधर पे ये है, इसको हम चाइना डिश कहते हैं, या फिर वॉच ग्लास भी कह सकते हैं, चाइना डिश, वॉच ग्लास, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो चाइना डिश में हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का ले लेंगे। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl को ले लेंगे किसमें? चाइना डिश में। तो जो ये चाइना डिश है इसमें हमने AgCl को ले लिया, ठीक है, सिर्फ 2 ग्राम। व्हाट इज इट्स कलर? इसका कलर क्या है? प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कुछ देर इस चाइना डिश को सनलाइट में रख दो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो सिल्वर क्लोराइड है उसको, उसके कलर को ऑब्जर्व करो। तो जो एक्टिविटी 1.8 है, जो 8वीं एक्टिविटी है, हमें ये कह रही है कि कुछ सिल्वर क्लोराइड को, सिर्फ 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को एक प्लेट में रखना है हमें, जिसे हम चाइना डिश कहते हैं। उस चाइना डिश के ऊपर हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का रखना है, और उस सिल्वर क्लोराइड को हमें रखने से पहले ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर क्या था। उसके बाद उसे हमें सनलाइट में छोड़ देना है, और जब सनलाइट में हम छोड़ देंगे उसके बाद कुछ देर के बाद हमें उसके सनलाइट में रखने के बाद उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। तो देखते हैं क्या होता है। यू विल सी डेट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। हम ये देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है जब हम उसे सनलाइट में छोड़ते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऐसा इसलिए होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज कर जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, वो 2 प्रोडक्ट बना देता है, एक सिल्वर और एक क्लोरीन, ठीक है। उसके वजह से उसका जो कलर है वो ग्रेइश हो जाता है। क्योंकि जो सिल्वर का कलर होता है वो तो थोड़ा ग्रेइश टाइप का होता है ना, सिल्वर कलर, ग्रेइश कलर, तो जो वो प्रोडक्ट बनता है उसका ग्रेइश कलर हो जाता है। AgCl सॉलिड प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag प्लस Cl। तो इधर पे हम एक चीज़ नोटिस ये करेंगे कि सिर्फ एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं, तो इसका मतलब ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड का तो कर दिया, अब सिल्वर ब्रोमाइड्स को देखते हैं कि ये ऐसे ही बिहेव करता है या नहीं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सेम टू सेम इसी वे में बिहेव करता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Br2 बनाता है, मतलब ब्रोमीन प्लस सिल्वर दे देता है। इस रिएक्शन में भी हम सेम टू सेम चीज़ ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि Ag जो हमारा AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, वो एक सिंगल रिएक्टेंट है। ये Ag और Br 2 प्रोडक्ट को बना दे रहा है। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके किसको बना दे रहा है? 2 प्रोडक्ट को बना दे रहा है। और इस बार हमने जो डिकम्पोजिशन के लिए यूज कर रखा है, इस बार हमने कोई थर्मल एनर्जी नहीं दी है, हमने कोई हीट नहीं दे रखी है, इसलिए इस बार थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। इस बार जो डिकम्पोजिशन है उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रखा है। दिस डिकम्पोजिशन occurs in presence of sunlight and is called thermal and is called थर्मल नहीं, ठीक है, इस बार इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ऊपर की जो रिएक्शंस है हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज आता है। जब पहले, बहुत पहले, रील वाली जो हमारे पास फोटोग्राफी होती थी, जो लंबी लंबी ब्लैक एंड वाइट कलर की रील्स होती थी, जो कि ब्राउनिश ब्राउनिश कलर की होती थी और उनमें नेगेटिव दिखाई देता था। जब हम उसको धूप में देखते थे तो हमें एक नेगेटिव फ़ोटो दिखाई देती थी, हमें इंसान जैसा कुछ दिखाई देता था अगर किसी की फ़ोटो है तो, लेकिन वो नेगेटिव में दिखाई देती थी। तो जो वो रील होती थी उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता था, ठीक है। तो जो ये अबव रिएक्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, ये कब यूज आती हैं? फोटोग्राफी में यूज आती हैं ये दोनों रिएक्शंस। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रख लेना कि जो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है वो सिमिलर वे से डिकम्पोज करते हैं, और उनके डिकम्पोजिशन का जो तरीका है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, ना कि थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसको हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को करवा रही है? ऑब्वियस सी बात है, सन की एनर्जी है, सनलाइट। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। चाहे हमने जो पहली रिएक्शन थी उसमें हमने हीट दे रखी थी, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था तो हमने हीट दे रखी थी, जिससे हमारा क्विकलाइम और CaO प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रखी थी। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी इसमें हमने हीट कर रखा था। तो जब हमने हीट करा था तो हमने एक एनर्जी दे रखी थी। उसके बाद हमने एक रिएक्शन देख रखी थी मग्गे वाली, जिसमें मग्गे में हम दो होल्स करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होता है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को डाल के, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन कैथोड पे होती है और ऑक्सीजन एनोड पे होती है, ठीक है। तो ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, हमें कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। एक बार हमने इलेक्ट्रिसिटी लेके भी देख ली, एक बार हमने हीट एनर्जी भी लेके देख ली। हीट एनर्जी लेके तो हमने दो तीन रिएक्शन देखी, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, सनलाइट के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में हो, बस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन इधर पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए थी। या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए थी जो कि 6 वोल्ट की बैटरी से आया था, जो मग्गे वाला हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा था। जो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट था 6 वोल्ट की बैटरी वाला, ये इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली थी, और वो हमें कहाँ से मिली थी? बैटरी की वजह से मिल रखी थी। और इधर पे हमने सनलाइट ले रखी थी, तो इधर पे हमें सनलाइट की मदद से एनर्जी मिली थी। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को कैरी आउट करो, परफॉर्म करो इस एक्टिविटी को। टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, हमें 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड का लेना है, BaOH का होल ट्वाइस, इसका हमें 2 ग्राम्स लेना है। इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और इसमें हमें NH4Cl ऐड कर देना है। और ये कितना करना है? 1 ग्राम ऐड करना है। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और वो जो मिक्सचर है उसको ग्लास रॉड से क्या कर देना है? मिक्स कर देना है। उसको
ये जो दोनों का रिएक्शन का मिक्सचर बन रखा है हमारा, इसको हमें ग्लास रॉड से मिक्स कर देना है। मिक्स विथ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम को टच करो विथ योर पाम, अपनी हथेली से उसको टच करना है टेस्ट ट्यूब के बॉटम को। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होता है? इस दिन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये एक एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है? बताओ क्या होता है, क्या इसमें हीट लगती है या फिर हमें कोल्ड लगता है? क्या हमें जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी महसूस होती है या फिर गर्म महसूस होती है? तो इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि हर बार हम किसी भी चीज़ को छू रहे थे तो गरम 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 महसूस हो रहा था। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हमने देखी जिनमें गर्म हो रहा था। जैसे आज ही हमने एक रिएक्शन पढ़ लिखी थी कि जब भी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, उसमें हम वाटर को डालते हैं और बीकर को टच करते हैं तो क्या होता है, हमें हीट महसूस होती है। तो हमने हीट वाली काफ़ी रिएक्शंस देखी, हर जगह हीट निकलती है। लेकिन ये रिएक्शन कुछ खास है। इस रिएक्शन में जब हम अपने हथेली में उस टेस्ट ट्यूब को छूते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाता है, और ये जो रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक जो सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का, वो वाइट वॉशिंग के लिए काम में आता है। तो किसका सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग के काम आता है? हमने आज ही पढ़ रखा था, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सब्सटेंस एक्स को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम भी था स्लेक्ड लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम। और इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने ऊपर लिख दिया है, ये होता है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। जो सब्सटेंस एक्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ तब क्या होता है? ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तब क्या होता है? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस एक्स होता है यूज, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो यूज होता है। उसके बाद उसकी रिएक्शन लिखनी है, राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस एक्स। उस सब्सटेंस एक्स जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, उसकी रिएक्शन को लिखना है विथ वाटर। वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दे देता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये जो हमें देता है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड in one of the test tube in the activity 1.7 double of the amount collected in the other, name the gas। तो जो एक्टिविटी 1.7 थी हमारी, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है वो डबल क्यों है उसके कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो फॉर एग्जांपल, अगर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हाफ लीटर ही ऑक्सीजन गैस क्यों इवॉल्व हो रही है? मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल क्यों इवॉल्व हो रही है? तो मैंने बताया कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो उस टाइम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनते हैं। जो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनते हैं वो डिफरेंट रेशियो में बनते हैं। हाइड्रोजन के अलग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ऑक्सीजन के अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब इसका क्या हो रहा होता है? जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। तो हमने जो ये क्वेश्चन है इसका भी आंसर कर दिया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बन रहे हैं उधर पे। अब हम एक्टिविटी 1.9 को देखेंगे
जिसमें कि हम एक नया डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को देखेंगे, जो कि एक एंटायरली नई डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए। एक्टिविटी 1.9 की मदद से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक छोटा सा शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें से एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे देता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के होने के लिए हमें हमेशा एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स में हम दे सकते हैं। हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। जब हम हीट की फॉर्म में देते हैं तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और जब हम उसे सनलाइट की फॉर्म में देते हैं तो उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है डिकम्पोज होने के लिए। और जो एनर्जी लेती हैं रिएक्शंस उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं इससे पहले क्या पढ़ा था, इसका भी समरी ले लिया। और उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बढ़ जाते हैं। इतना तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो अब हमें समझ आ चुकी हैं। और अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे बढ़ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, एक्टिविटी 1.9 की मदद से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। टेक 3 आयरन नेल्स, 3 लोहे की कीलें लो, एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, और उन्हें क्लीन कर दो। किससे रब करके, सैंड पेपर से रब करके। ठीक है, सैंड पेपर से रब करके उसे क्लीन कर दो। तो पेन का कैप भी खुल गया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब को लो, मार्क्ड एज ए एंड बी। उन 2 टेस्ट ट्यूब को लेना है और ए और बी दोनों में मार्क कर देना है। तो सबसे पहले हमने 3 आयरन नेल्स को लिया, 3 आयरन की कील को लिया और उनको क्लीन कर दिया सैंड पेपर से रब कर कर, ताकि उनमें जो रस्टिंग वगैरह हो रखी है वो सारी की सारी निकल जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क्ड ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने ए लिख लेना है और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें बी लिख लेना है। ठीक है, तो जो 2 टेस्ट ट्यूब मिल रखी है उसमें ए और बी लिख लेना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, हमने ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml ले लेना है। टाई द 2 आयरन नेल्स, अब जो 2 आयरन की नेल्स हैं, 2 आयरन की कील हैं, उनको बांध देना है विद अ थ्रेड। एक थ्रेड मीन्स एक धागे की मदद से उन दोनों को बांध देना है। एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कर देना है 2 कीलों को लेकर। इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स, कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। और एक जो आयरन नेल है उसको हमें भारी रखना है। हमने 3 दे रखी थी ना, 2 को तो हमें डिप कर देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक थ्रेड बांध कर, और एक को हमें भारी रखना है थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद टेक आउट द आयरन नेल्स, उन लोहे की कीलों को बाहर निकाल लेना है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बाहर। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, अब कंपेयर करो इंटेंसिटी ब्लू कलर की, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर रिएक्शन होने से पहले था और जो ब्लू कलर सॉल्यूशन जो रिएक्शन होने के बाद है। अब उसकी इंटेंसिटी देखने की, पहले कितना ब्लू था और अब कितना ब्लू है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में कंपेयर करना है ए एंड बी। फिगर 1.8 बी, ठीक है 1.8 ए, तो जो ये हैं, ये जो 1.8 का बी है, आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो इसका हमें ये बी वाला देखना है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए, कॉपर सल्फेट स्टैंड रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ए का है और ये टेस्ट ट्यूब बी का है। तो ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आयरन नेल डीप हो रखी है उनका भी हमने कंपेयर करना है कि जो डीप नहीं हो रखी है उसका कलर कैसा है और जो डीप हो गई है उसका कलर कैसा है। तो हम इधर भी ये चीज़ देखेंगे कि जो कील है लोहे की, उनके
बाहर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, मतलब कि उनके बाहर एक कॉपर की एक लेयर लग गई है, ठीक है, जिसके वजह से उनका जो कलर है वो कॉपर तांबे के कलर के जैसा हो जाएगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कील का कलर है वो तांबे के कलर का हो गया है, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कलरलेस टाइप का हो गया थोड़ा, ठीक है, या फिर पेल ब्लू हो गया, या फिर कलरलेस कह सकते हैं। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर में क्यों बन गई? क्योंकि कॉपर का कलर ब्राउन होता है और उसके बाहर कॉपर जम गया है। एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो गया, उसने अपना कलर छोड़ दिया, जो ब्लू कलर का था वो फेड हो चुका है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्टिविटी, ये केमिकल रिएक्शन होती है इस एक्टिविटी के दौरान। जो आयरन है, आयरन की कील थी प्लस कॉपर सल्फेट था, वो जब मिक्स होते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है प्लस कॉपर। तो जो ये कॉपर बनता है यही लोहे, यही क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट्स एज अ ब्राउनिश लेयर, एज अ ब्राउनिश लेयर। इन दिस रिएक्शन आयरन इज डिस्प्लेस्ड, इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस हो रहा है, आयरन हो रहा है डिस्प्लेस और रिमूव्ड, एंड द अदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिपोजिटिंग। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो कील है उस कील में जो लोहा प्रेजेंट है, जो आयरन के एटम्स प्रेजेंट है, आयरन की लेयर तो हट रही है और उसके ऊपर चढ़ रही है कॉपर की लेयर, ठीक है, आयरन की जो लेयर है वो तो निकल रही है और उसके ऊपर परत चढ़ रही है कॉपर के लेयर की। मतलब ऐसा, ये तो ऐसा है ना, एक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, उसमें हमने आयरन डाल दिया, तो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सॉल्यूशन से। आयरन ने कहा कि इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में जो कॉपर प्रेजेंट है उस कॉपर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट में तो कॉपर प्रेजेंट है ना। तो उसने कहा कि कॉपर से कि इधर पे तुझे नहीं होना चाहिए, इधर पे मुझे होना चाहिए और मेरी जगह तुझे होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये अपनी आपस में अदली बदली कर लेंगे, जहाँ पर कॉपर को था उधर पे आयरन आ जाएगा और जहाँ पर आयरन था उधर पे कॉपर आ जाएगा। तो ठीक है, जहाँ पर कॉपर, जो ये सल्फेट था, जो सल्फेट था, सल्फेट के साथ कॉपर था, अब इधर पे सल्फेट के साथ आयरन है और आयरन अकेले था, अब कॉपर अकेला है, ठीक है। तो जहाँ पर जिसकी पोजीशंस थी उनने आपस में पोजीशंस बदल दी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो हमने जब एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं हम, कौन सी एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, जो होती है ना ये वाली, जो ये एक्टिविटी सीरीज होती है, तो जो ये एक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें कि हमारी जो रिएक्टिविटी होती है नीचे को डिक्रीज़ कर रही होती है, हमारी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी नीचे को डिक्रीज़ कर रही होती है। तो ये जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हमने ये तो पढ़ ही रखा है ना, जो हाइड्रोजन होता है इसके नीचे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो सॉल्यूशन जो मेटल्स होते हैं उसको एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब कि जो ये ऊपर वाले जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, जब ये एलिमेंट्स HCl या फिर किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अगर ये पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इधर पे मैं बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये हमेशा काम आएगी। तो ये क्या करता है, नीचे को इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये हम इसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। ये एक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा जो मेटल है या एलिमेंट है वो कितना रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एक्टिविटी सीरीज में जितने भी होते हैं, इसके नीचे फिर सिल्वर, इसके नीचे कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ठीक है। तो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करेंगे, जबकि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एटम्स होंगे जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन को इवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जब वो इवॉल्व कर रहे होंगे तो वो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो जो वो वाली रिएक्शंस होती हैं वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, क्योंकि उधर पे वो जो
एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन के सॉल्यूशन से ही, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उसके अंदर पक्का हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, एसिड्स के अंदर पक्का हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। तो हम अब दो और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जो जिंक होता है जब रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक तो कॉपर सल्फेट के साथ जो सल्फेट आयंस हैं उसके साथ चले जाता है और कॉपर निकल जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। तो जो जिंक होता है हमारा, जिंक के बाहर एक कॉपर की जो लेयर होती है वो चढ़ जाती है, ठीक है। तो जो हमारी एक वो होती है प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन शायद हाँ ये 10th क्लास में कभी देखने को मिलेगा गैल्वेनाइजेशन, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है जो कि हमें आयरन को रस्टिंग से बचाने के काम आती है, तो उस दौरान जो उस दौरान हम यूज़ कर रहे होते हैं आयरन को, आयरन के बाहर हम जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से आयरन की जो रस्टिंग होती है वो बच जाती है, ठीक है। क्योंकि जो रस्टिंग होती है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम जिंक की लेयर को आयरन के बाहर लगा देते हैं, तो जो वो लेयर जमाने का तरीका होता है वो भी इस रिएक्शन से हो जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ऐसे ही जो लेड है वो जब कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो वो एक लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर बना देता है। तो हमने ये देखा जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बना देता है और जिंक और जो कॉपर है वो बाहर निकल जाता है। और जो लेड है जब वो कॉपर क्लोराइड के साथ मिक्स होता है तो वो लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। अब हम ये एक चीज़ हमने ये ऑब्ज़र्व करी, अगर हम एक्टिविटी सीरीज को देखें तो जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या लेड ज़्यादा अच्छा कॉपर सल्फेट, तो जो ये कॉपर है इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिविटी नीचे को डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी नीचे को डिक्रीज़ कर रही है तो जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन, है या नहीं। कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इधर पे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसे उसके ही सॉल्यूशन से। और वैसे हम सेकंड रिएक्शन में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लेड है और कॉपर है, लेड और कॉपर में से जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है जबकि कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है और कॉपर की जगह खुद आ जा रहा है डिस्प्लेस करके उसे, ठीक है, डिस्प्लेस करके खुद आ जा रहा है। तो ऐसे ही लाइफ में डिस्प्लेसमेंट चलते रहता है, हर कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस करते रहता है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जो जिंक है और लेड है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं देन कॉपर। जो मैंने बोला था वो बात इधर पे भी लिखी है, जिंक और लेड है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो कॉपर को उसी के कंपाउंड या उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो इधर पे ये लिखना ज़रूरी हो जाता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस reactive element from its solution या फिर कंपाउंड भी लिख सकते हो, चलो कंपाउंड भी लिख लेते हैं, एक ही बात है क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो कंपाउंड का ही तो सॉल्यूशन बन रखा है, ठीक है। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं
जो कि हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन और जो रेंसिडिटी है वो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। तो इससे पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो हमने जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो तो देख लीजिए ना, हम नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ठीक है। इधर पे जो दो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में फेरबदल कर देते हैं। जैसे इधर पे एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम के साथ सल्फेट था और इधर पे बेरियम के साथ क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड। लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद सोडियम के साथ क्लोराइड चले जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा। बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया। मतलब कि जो सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें जो सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चेंज होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, आयंस आर इंटरचेंज, ठीक है। आयंस आर इंटरचेंज्ड ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो सल्फेट है, सल्फेट 2 नेगेटिव वाला जो आयन है, इनको हम आयन बोलते हैं। जैसे SO4 2 नेगेटिव है, इसे हम सल्फेट आयन कहते हैं। Cl नेगेटिव है, इसे हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे CO3 2 नेगेटिव है, इसे हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो आयन बोलने से मतलब घबराना मत कि आयन क्या कह रहा है, ठीक है। तो जो ये क्लोराइड और सल्फेट आयन्स हैं, पहले जो सल्फेट था, सल्फेट पहले जो सल्फेट आयन था उसके साथ सोडियम था, लेकिन बाद में सल्फेट आयन के साथ बेरियम आ गया। और पहले क्लोराइड आयन के साथ इनिशियली बेरियम था और फाइनली सोडियम आ गया। तो आयन से इंटरचेंज हो गया ना आपस में। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आयन से इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है क्लोराइड बेरियम को, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, और जो बेरियम है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है सोडियम को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो पढ़ भी लेते हैं क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी की मदद से समझ लेते हैं। टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है। तो जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें 3 ml सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को लेंगे। सोडियम सल्फेट को हमने 3 ml ले लिया, ये 3 ml सोडियम सल्फेट को ले लिया। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें बेरियम क्लोराइड का 3 ml सॉल्यूशन ले लेंगे हम। मिक्स द टू सॉल्यूशन। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। वुड डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व होता है? यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्यूबल है, वो फॉर्म हो जाता है। और मैंने क्या बोला था, ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो इस दौरान ऐसा जो सब्सटेंस बन रखा है वो कौन सा है? बेरियम क्लोराइड है, वाइट कलर का बेरियम क्लोराइड है। और ये क्या है? प्रिसिपिटेट है। ये नहीं, बेरियम सल्फेट है, BaSO4। ये प्रिसिपिटेट है, ठीक है। और ये किस कलर का है? वाइट कलर का है। तो ये आपके मेमोरी में होना चाहिए कि जो प्रिसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट का होता है, ठीक है। तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो बहुत इंसॉल्यूबल चीज़ होती है। वो हर जगह अगर कहीं पर निकल गया तो बेरियम सल्फेट मोस्टली इंसॉल्यूबल ही होता है। मतलब मोस्टली जगह वो इंसॉल्यूबल रहता है। इसलिए जो बेरियम सल्फेट होता है वो कभी भी प्रिसिपिटेट के फॉर्म में निकलता है। अगर कहीं पर भी बेरियम सल्फेट बन रहा है तो हम कह देंगे कि प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट को अपनी थोड़ी मेमोरी में रखना,
क्योंकि बेरियम सल्फेट एक अच्छा खासा प्रिसिपिटेट है, ये समझ लो। What do you observe? The white substance which is insoluble in water is formed. ठीक है, दिस insoluble substance formed is known as a precipitate. ऐसा insoluble substance जो रिएक्शन में फॉर्म हुआ उसे precipitate कहा जाता है। Any reaction that produces precipitate can be known as a precipitation reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई precipitate फॉर्म हो रहा है तो उसे precipitation रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो precipitation रिएक्शन है इसे भी हम एक टाइप ऑफ रिएक्शन में रख सकते हैं, लेकिन मतलब फिर ऐसे अगर हम रखने लग गए तो मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कोई खास नाम दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक खास कैटेगरी नहीं है रिएक्शंस की कि जब प्रिसिपिटेट बनना होता है तो बन जाता है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर भी बन सकता है प्रिसिपिटेट, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर भी बन सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर भी बन सकता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का बनना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक इसे अलग टाइप देता है, क्योंकि ये हर जगह बन सकता है, ये कहीं पर भी बन सकता है। इसलिए ये जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है इसे एक अलग टाइप नहीं दिया गया है। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इनको एक स्पेशल हमें जगह मिल रखी है अपनी किताब के अंदर, लेकिन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मिल रखी है जिसे अच्छी तरह हाईलाइट भी नहीं कर रखा है। तो इसलिए जो प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शन है उनको कुछ खास दर्जा दे नहीं रखा है। ये बस नॉर्मली हमें एक ही बार में याद हो जाएगा कि कहीं पर भी अगर प्रिसिपिटेट बना तो उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जैसे हर रिएक्शन को हमने पढ़ने के लिए एक्टिविटीज़ करी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देखी, आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब नहीं, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, कहीं पर सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, ये पड़ रही है, वो पड़ रही है, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। लेकिन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ प्रिसिपिटेट बन गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसी रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं जिनमें प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और मैंने बोला बेरियम क्लोराइड एक जाना माना, बेरियम क्लोराइड एक जाना माना प्रिसिपिटेट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों होता है। द वाइट प्रिसिपिटेट BaSO4 फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव एंड अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सोडियम क्लोराइड हो रहा है, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में ही रह रहा है। और जो बेरियम सल्फेट है वो सॉल्यूशन के बाहर निकल जा रहा है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनकर। ठीक है, such reactions in which there is a exchange of ions between the reactants is known as a double displacement reaction। तो ये जो ये लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। तो such reactions in which there is a exchange of ions between reactants is called a double displacement reaction। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो मैंने ये 2-4 बार हाईलाइट कर दिया है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा ही गंदा हो गया, इसे दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। तो सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो मैंने क्या बोला था, एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, आयन का एक्सचेंज हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियर हो गई ना। रिकॉल एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 को रिकॉल करो। क्या रिकॉल कर पा रहे हो, मैं तो कर पा रहा हूँ कि एक्टिविटी 1.2 शायद हमारी, हाँ हमारी लेड आयोडाइड वाली एक्टिविटी 1.2 थी, जिसमें हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट हमें पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड दे रहा था। और जो लेड आयोडाइड का कलर था, हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो लेड आयोडाइड का कलर है उस येलो कलर का है। ठीक है, और वो जो लेड आयोडाइड था उसमें वो क्या था, क्या वो प्रिसिपिटेट था। तो मैंने कल बता रखा था वो प्रिसिपिटेट था या नहीं। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं उसे, वो क्या था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड, वो जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था लेड आयोडाइड का उसका कलर कैसा था, वो येलो कलर का प्रिसिपिटेट था, और मैंने बोला था वो अपनी मेमोरी में रखना है। ठीक है, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड, क्या तुम बता सकते हो कंपाउंड जो प्रिसिपिटेट हुआ था। हाँ जरूर, हम ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है। वो कौन सा कंपाउंड था, लेड आयोडाइड का कंपाउंड था, और वो येलो कलर का था, और वो प्रिसिपिटेट भी था। और जो प्रिसिपिटेट बना था वो हम
कल देख चुके थे, ठीक है, और मैंने कल भी उस चीज़ को डिस्कस कर रखा था। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब दोबारा उसी रिएक्शन को लिखवा रहे हैं, तो जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है चलो लिख लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स 2KNO3 प्लस PbI, ठीक है। तो हमने ये कर लिया इसको, इस रिएक्शन को। तो जो लेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब कंबाइन करता है, तो हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर पे 2 इधर पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट है वो जब कंबाइन कर रहा है तो हमारा हो जा रहा है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन हमने लिख दी है। बट इस दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो अब हम देखते हैं कि यार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। तो लेड था, लेड के साथ नाइट्रेट आयन था और पोटेशियम के साथ आयोडीन का आयन था। अब पोटेशियम के साथ नाइट्रेट का आयन है और लेड के साथ आयोडीन का आयन है, इसका मतलब आयन का एक्सचेंज हो रखा है। इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो इससे पहले जो एक्टिविटी 1.2 थी, अगर याद नहीं है तो उसको रिकॉल करो, ठीक है ना। तो उसको रिकॉल करो कि क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी, ठीक है। प्लस जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है? अब हमारे पास बच रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, वो सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा लॉन्ग बन चुका है और हमारे पास टॉपिक्स हैं कोरोजन 1.2 एक ही टॉपिक है और दूसरा कोरोजन। तो हाँ, हम आज ही कर सकते हैं इसे, क्योंकि अभी लेक्चर की लेंथ हो रखी है 1 मिनट 57 सेकेंड। शायद ये 10 या 20 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इन्हें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस को मिल जाती है, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोई एक एलिमेंट है या फिर कोई एक कंपाउंड है, अगर उसमें हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर उस कंपाउंड में से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो वो रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के हम देखते हैं। हीट द चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट हीट हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर को लो और उसको हीट कर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है? द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। जो ब्राउन कलर का हमारा कॉपर था, हमने जब उसको चाइना डिश में लेके हीट करा तो वो ब्लैक कलर का हो गया, क्योंकि उसके बाहर ऑक्साइड की एक लेयर जम गई। क्योंकि जब कॉपर था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा इतना इस टेम्परेचर पे, तो जो वो ब्राउन कलर का था वो हमारा ब्लैक कलर का कोटिंग हो गई। और जो ब्लैक कलर की कोटिंग थी वो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की थी, जो कि CuO है, ठीक है। तो जो ये बन रखा है वो CuO बन रखा है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ऐसा ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म क्यों हो रखा है? क्योंकि वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करी तो वो बर्न होके क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इधर पे हमारा क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया है और ये चीज़ इसमें लिख भी रखी है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिमागी में लिख ली होगी ये रिएक्शन, अभी तक इतना नॉलेज हो चुका है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, अगर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, जो हीटेड मटेरियल है CuO,
जिसको हमने हीट करके बना रखा है कॉपर सेकंड की जो ब्लैक ऑक्साइड है, उससे हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। तो जो ब्लैक कलर्ड कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो फिर से ब्राउन हो जाती है एंड द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, और जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। मतलब पहले कॉपर से कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनी, उसके बाद जो वो ऑक्साइड थी उसके ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया, ठीक है। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस को उससे पास कराया तो क्या हुआ, वो रिएक्शन रिवर्स हो गई, वो दोबारा ब्राउन कलर का हो गया। जो ब्राउन से ब्लैक हुआ था वो ब्लैक से दोबारा ब्राउन हो गया। द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज फॉर्म्ड, और कॉपर फिर से चेंज हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर प्लस H2O वापस दे देता है, और ये जो कॉपर है इसी का तो ब्राउन कलर का था, ठीक है ना, और ये ब्लैक कलर का था। तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जा रही है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्साइड। अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन मिल जाए, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन मिली तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इफ द सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट इज सेड टू बी रियूज्ड। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन है अगर वो रिमूव हो जा रही है किसी रिएक्शन में तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जा सकता है। जैसे जो ये रिएक्शन है इसमें कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का ये एटम है, और जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन का एटम रिमूव हो जा रहा है कॉपर से, और क्या बन जा रहा है, कॉपर, सिंपल कॉपर बन जा रहा है, और ऑक्सीजन का एटम कॉपर से रिमूव हो जा रहा है। तो ऐसी जो रिएक्शन है इसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इधर पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और इसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जबकि इधर पे कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जहाँ पर भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये हमें पता चल गया, लिख भी देता हूँ। जो ऑक्सीडेशन है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड, ठीक है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं किसी भी कंपाउंड को तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29 कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। तो जो सेकंड हमारी ये वाली रिएक्शन थी 1.29, इसमें जो कॉपर है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज लूजिंग, जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, और वो रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने बोला ना रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड अकर्स। तो द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। हाइड्रोजन H2 था, अब इधर पे H2O हो गया, हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल गया है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इस दौरान क्या हो रहा है, एक जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। सच रिएक्शंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी जो रिएक्शन 1.29 है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2, इस रिएक्शन में हम एक कमाल की चीज़ ये देखेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, वो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल जा रही है, लेकिन जो बगल में हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो इधर पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और इन रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है बोला मैंने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों हो रहे होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर्स इन अ रिएक्शन, साइमल्टेनियसली
अकर्स इन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन आर, कुछ और एग्जाम्पल जो रिडॉक्स रिएक्शन के हैं वो ये हैं कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर पे जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में से जो जिंक है उसका तो रिडक्शन हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है MnO2, इधर पे ऑक्सीडेशन, इधर पे क्या हो जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर पे ये रिडक्शन हो रहा है। और इधर पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोरीन तो हट जा रहा है, चलो कोई नहीं, लेकिन ऑक्सीजन तो ऐड हो जा रहा है ना, तो इधर पे क्या है, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिएक्शन 1.31, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CON, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Zn। रिएक्शन 1.31 में हम ये देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है CuO में, और जिंक ऑक्साइड ZnO रिड्यूस हो जा रहा है Zn में। इन रिएक्शन 1.32, इसकी अगली वाली रिएक्शन में HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl जो है वो Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 इज reduced to MnCl2, जबकि जो MnO2 है वो reduced to MnCl2, जो ये MnO2 है वो रिड्यूस हो जा रहा है क्योंकि इधर से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो जा रही है और MnCl2 बन जा रहा है। जबकि जो हाइड्रोजन क्लोराइड में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड में जो, सुनना ध्यान से, जो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका भी अपने आप में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस दौरान क्या बन रहा है पता है, उधर पे क्लोरीन बन जा रहा है। क्योंकि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, क्या है, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को, हम एक और चीज़ देख लेते हैं इधर पे। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो समझ आ गया। लेकिन जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इधर पे जो ये HCl है, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर ले, जो ये HCl है ये Cl2 में चेंज हो जा रहा है, और जो HCl है इसमें से H क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। तो ये जो HCl है वो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है इसका Cl2 में, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं H2O में। जबकि जो HCl है, पूरा का पूरा HCl है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl2 में। ठीक है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl2 में क्योंकि इधर पे हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। और वैसे ही जो रिडक्शन है, रिडक्शन का क्या होता है, रिडक्शन को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं। जैसे इसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला हमने, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। वैसे ही इसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है ना। तो जल्दी देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड द सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, जो बात मैंने बोल रखी है वो इसमें लिख रखी है। रिकॉल एक्टिविटी 1.21, दोबारा 1.21 को रिकॉल करो, जो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न कर रखा था। ठीक है, तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम इन ऑक्सीजन एंड चेंज इन टू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इज मैग्नीशियम मीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। क्या जो मैग्नीशियम थी वो ऑक्सीडाइज हुई थी या रिड्यूस हो रखी थी रिएक्शन में। तो रिएक्शन देख लेते हैं, Mg+O2 गिव्स MgO। तो इस दौरान जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रखी है। ठीक है,
ये क्या हो रखी है, ऑक्सीडाइज हो रखी है या रिड्यूस्ड हो रखी है, रिड्यूस्ड नहीं हो रखी है, क्या हो रखी है, ऑक्सीडाइज हो रखी है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की जो एप्लीकेशंस है एवरीडे लाइफ में देखने को मिली है आपको। तो हर किसी ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी। जब भी हम दुकान से एक चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, हम एक दो चिप्स खाते हैं और उस टाइम हमारा मन नहीं होता है खाने का, और हम सोचते हैं कि हम शाम को खा लेंगे, और हम शाम को खा नहीं पाते, या फिर हम अगले दिन जब उसे खाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये थोड़ा चेंज हो गया, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो उस दौरान उसके जो टेस्ट होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, और वो उतना क्रंची भी नहीं रहता है। तो ये जो फिनोमिनाज होता है इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही होता है। और दूसरी चीज़ है, जो हमारा लोहा होता है उसमें जो जंग लग जाता है, लोहा या फिर किसी भी चीज़ में से तामा है, तामे में भी जंग लग जाता है और वो ब्लैक कलर का पड़ जाता है। तो लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ऐसी चीज़ों में जो क्या होता है, जब वो कोरूट कर जाते हैं, मीन्स उनमें जंग लग जाती है, जो वो रिएक्शन है, चाहे लोहे में जंग लगे, चाहे कॉपर में जंग लगे, चाहे किसी भी चीज़ में जंग लगे, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो कोरोजन पढ़ते हैं हम। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोहे के सब्सटेंसेज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही चमकदार होते हैं जब वो नए होते हैं, बट इट गेट्स कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन जब हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो रेड रेड कलर के उसमें रेड रेड कलर के उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर रेड कलर की एक कोटिंग हो जाती है उसके बाहर, और वो बहुत ही भद्दा दिखाई देता है क्योंकि उसमें जंग लग जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को लोहे का जंग लगना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैन, कुछ और मेटल्स हैं जो इस वे में टर्निश हो जाते हैं, ठीक है। जो ये टर्निश्ड शब्द है वो यूज होता है कोरोजन के लिए, मतलब टर्निश हो जाते हैं मीन्स थोड़े भद्दे टाइप के हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फाउंड ड्यूरिंग कॉपर एंड सिल्वर, क्या आपने कॉपर और सिल्वर के बाहर की एक कोटिंग को देख रखा है। जब हम कॉपर को कुछ टाइम के लिए हवा में छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक कलर का बन जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जो ब्लैक कलर वाला हमने ऊपर पढ़ रखा था ना, वो ब्लैक कलर की ऑक्साइड की लेयर लग जाती है जब हम कॉपर के जो बर्तन हैं उनको यूज करते हैं, तो हमने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है क्योंकि कॉपर टर्निश हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में। When a metal is attacked by a substances around it such as moisture, acids etc, जब भी कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है, अपने आसपास मॉइस्चर की कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है या आसपास किसी एसिड